हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और यूएस रशिया कोल्ड वॉर के दौरान जहां रशिया ट्रेन करने में आसानी होने की वजह से स्ट्रे डॉग्स को स्पेस में भेज रहा था, तो वहीं यूएस स्पेस एजेंसी अपनी अलग स्ट्रेटेजी पर चल रही थी। वो बंदर प्रजातियों पर अपना टैलेंट आजमा रही थी, पर एक वफादार कुत्ते की जगह पर अपनी मनमानी करने वाले बंदरों को चुनकर क्या यूएस ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी? किसका एक्सपेरिमेंट हुआ था सक्सेसफुल और किसका हुआ था फेल? वो तो आप जानोगे ही, पर साल 1940 से लेकर 1950s तक कई एनिमल्स को स्पेस में लॉन्च किया गया था, लेकिन किसी को भी अपने मिशन में पूरी सफलता नहीं मिली। सो आखिर हैम नाम के चिंपैंजी ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया कि उसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया? पर नाम तो सोवियट्स द्वारा भेजी गई फीमेल डॉग लाइका का भी हुआ। हालांकि इस मिशन के दौरान वो काफी दर्दनाक तरीके से मरी, तो क्या हैम के साथ लाइका से भी बदतर हादसा हुआ था? चलिए शुरू करते हैं हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू इन टुडेस वंडरफुल वीडियो टाइटल्ड हैम मंकी इन स्पेस। जनवरी 31, 1961 यानी स्पेस में जाने वाले पहले इंसान कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन से भी कुछ महीने पहले नासा ने करीब 6 चिंपैंजीज को एक स्पेस मिशन के लिए तैयार किया था, बट उनमें से उस दिन सिर्फ एक ही स्पेस को छू पाया था। उसका नाम हैम। आज हैम को मरे कई दशक बीत चुके हैं, मगर एलम गोर्डो न्यू मैक्सिको में स्थित इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम में मौजूद उसकी ग्रेव आज भी कई एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस एंथुसियास्ट के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, बिकॉज इट सेज हैम प्रूव्ड दैट मैनकाइंड कुड लिव एंड वर्क इन स्पेस। पर आखिर एक मामूली से चिंप ने ऐसे कैसे कर दिखाया? कैसे वो एस्ट्रोनॉटों के लिए मिसाल बन गया? और आखिर क्या था वो मिशन? ड्यूरिंग द यूएस रशिया कोल्ड वॉर दोनों ही कंट्रीज जी तोड़ कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को स्पेस मिशंस में पीछे पछाड़ने की, ताकि अपने आप को टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतर प्रूव कर सके, और इसीलिए दोनों ही जल्द से जल्द एक इंसान को स्पेस में भेजना चाहते थे। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, स्पेस में जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि बस पिछवाड़े पर मिसाइल फिट किया और फुर्र से उड़ चलो, स्पेशली तब जब आपको पता ही ना हो कि उस अकेलेपन से भरी अंधेरी जगह में आपको किन किन नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। एंड नॉट टू इवन फॉरगेट अबाउट द इमेंस जी फोर्स जो लॉन्च होते वक्त महसूस होने वाली है। आखिर इंसान को स्पेस में भेजने से पहले इन सभी दिक्कतों को टैकल करना बेहद जरूरी था, और स्पेस के बारे में जितना भी डेटा ये दोनों कंट्रीज अपने सैटेलाइट्स की मदद से इकट्ठा कर चुके थे, वो कहीं ना कहीं इन दिक्कतों को टैकल करने के लिए काफी भी था। पर ट्राई किस पर करे कि इंसानों को ऊपर भेजने के लिए जो स्पेसक्राफ्ट उन्होंने डिजाइन किया है वो परफेक्टली काम करेगा या नहीं? The answer was quite simple: animals. पर इंसान और जानवरों के बीच एक मेजर प्रॉब्लम थी, और शायद वो इवन आज भी है, द कम्युनिकेशन गैप। इवन इफ हम उन्हें ट्रेन करके स्पेस में भेज भी पाए, तब भी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो हमें समझ भी पा रहे हैं, हम ये कुछ नहीं जान सकते। यानी कि इवन इफ वी सेंड देम टू स्पेस, हम उन्हें सिर्फ कुछ ही लिमिटेड टास्क ही दे सकते हैं। सो ह्यूमंस को दूसरे एनिमल से जो चीज सेपरेट करती है, जो चीज हमें सक्सेसफुल बनाती है, वो है हमारा सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन। और इसीलिए आज के दुनिया में भी अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है along with टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर करने के लिए आपके पीछे भाग रही है। और ऐसा ही बिल्कुल कुछ सेम रीलेवल पर भी होता है। रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बस एक बार आपको अपने आप को प्रूव करना है, टेस्ट लिखकर और उसे पास करके, और फिर पेटीएम, ओला, स्विगी, क्रेड जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका जॉब लग सकता है लाखों के पैकेज के साथ। जस्ट प्रूव योर स्किल्स एंड गेट द जॉब। रीलेवल पर एक ऑनलाइन टेस्ट दो, एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, जिसमें 10 टेस्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, जिसमें सेल्स, एचआर, वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे फील्ड्स है। और जैसे ही आप उसे क्लियर करते हो, बिना कॉलेज डिग्री, बिना एक्सपीरियंस और बिना रेज्यूमे के आप 200+ टॉप कंपनीज में काम करने का मौका पा सकते हो। और ये सुनकर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, रीलेवल ने वर्थ 16 करोड़ के जॉब्स अब तक लोगों को दिलवाए हैं, और लास्ट मंथ ही 15 लाख वर्थ ऑफ जॉब्स वो हर दिन लोगों को दिला रहे थे। लेकिन पहले रीलेवल पर क्वालिफाई करने के लिए 700 मार्क्स की जरूरत थी, पर अब सिर्फ 500 मार्क्स की जरूरत है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आपको फ्री में सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। और इसी के साथ सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रीलेवल के जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं, उन्हें वो गुडीज देता है, और टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
सो सिलेक्शन क्राइटेरिया काफी लो हो चुका है। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम टेस्ट नाउ, क्योंकि हो सकता है आगे जाके क्राइटेरिया बढ़ जाए। साइन अप करो एंड गेट योर ड्रीम जॉब। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूएस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्राइमेट्स यानी कि बंदर प्रजातियों पर टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट करना शुरू किया, लाइक हैम, और यूएसएसआर ने स्ट्रे डॉग्स जैसे नॉन प्राइमेट्स पर, जैसे कि लाइका, क्योंकि इन जानवरों को समझना, समझाना और ट्रेन करना कंपैरेटिवली इजी था एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। पर जैसे रशिया ने लाइका को बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के बस ऐसे ही अंतरिक्ष में भेज दिया था, क्या यूएस ने हैम को अच्छे से इस मिशन के लिए प्रिपेयर करना जरूरी समझा? Why exactly was Ham picked? Well, यूएस ने प्राइमेट्स को स्पेस में भेजना 1948 में ही शुरू कर दिया था, यानी नासा के बनने से एक दशक पहले ही। हालांकि उस वक्त ये मिशंस यूएस एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किए जा रहे थे, और अपने पहले अटेम्प्ट में उन्होंने एक एल्बर्ट नाम के साधारण मैकाओ बंदर को एक कैप्सूल में स्ट्रैप किया था और फिर उसे नाजी डिजाइन V2 रॉकेट की मदद से स्पेस में लॉन्च कर दिया फ्रॉम द व्हाइट सैंड्स न्यू मैक्सिको लॉन्च पैड। वो रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च तो हुआ, मगर एल्बर्ट स्पेस में पहुंचने से पहले ही दम घुटकर चल बसा। और फिर अगले साल एल्बर्ट 2 नाम के बंदर को एक सिमिलर मिशन पर भेजा गया, और अनलाइक एल्बर्ट वो स्पेस में पहुंचने वाला पहला मंकी बना। लेकिन फिर घर वापसी के दौरान उसके कैप्सूल का पैराशूट फेल हो गया, और वो कैप्सूल किसी मीटिरॉइड की तरह न्यू मैक्सिको डेजर्ट में जा टकराया, लीविंग अ 10 फुट वाइड क्रेटर बिहाइंड। अब वैसे तो इट वॉज अ ह्यूज सेटबैक, मगर इसके बाद भी यूसैफ ऐसे कई बंदरों की बलि चढ़ाते रहा अंटिल द ईयर 1951, जब एयरफोर्स फाइनली एल्बर्ट 6 को सक्सेसफुली लॉन्च और लैंड करवा पाया। बट देयर वाज अ कैच। His capsule failed to reach the boundary of space, leaving him out of the record books. और इसीलिए स्पेस से जिंदा लौटने वाला पहला प्राइमेट का खिताब एक्चुअली जाता है टू अ स्क्विरल मंकी named Miss Baker and also rhesus macaw named Abel, जिसने 1959 में न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने वाले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल द जुपिटर रॉकेट से ये सफर तय किया था। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी। इस मिशन में बेकर और एबल दोनों को बस सिंपली बिठाया गया था, जिससे वो फ्लाइट के दौरान कितने कॉन्शियस थे ये जानना पॉसिबल नहीं था, जबकि इंसान को भेजने के लिए यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए फाइनली लेट 1950s में नासा के स्थापित होते ही यूएस ने अपने रियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम प्रोजेक्ट मर्क्यूरी के लिए एस्ट्रोचिम्स को भेजने का डिसीजन लिया, जो स्पेस फ्लाइट के दौरान कमांड्स मानकर कुछ टास्क भी परफॉर्म करे और अपने अलर्ट होने का सबूत दे। पर इन यूएस एस्ट्रोचिम्स को आखिर क्या ट्रेनिंग दी गई थी? अपने प्रोजेक्ट मर्क्यूरी के लिए यूएस गवर्नमेंट ने अफ्रीका के फ्रेंच कैमरून से करीब 40 चिंपैंजीज को एक्वायर किया था टू ट्रेन देम इन द न्यू मैक्सिकोस होलोमन एयरफोर्स बेस। यहाँ एयरफोर्स का बस इतना काम था कि एस्ट्रोचिम्स को जी फोर्स हैंडल करना सिखाओ और उन्हें एक सिंपल टास्क के लिए ट्रेन करो। द टास्क वाज व्हाइट लाइट अगर जली तो राइट हैंड में मौजूद लीवर को मूव करना, और ब्लू लाइट जली तो लेफ्ट हैंड में मौजूद लीवर को मूव करना। अगर ध्यान से किया तो बनाना के पेलेट्स, अगर ध्यान से नहीं किया तो पैरों के तलवों पर एक छुटकू सा इलेक्ट्रिक झटका। इंटरेस्टिंग राइट? वेल, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि लॉन्च के लगभग 29 डेज पहले 2 जनवरी 1961 के दिन इन एस्ट्रोचिम्स को जब नासा के केप कैनावेराल लॉन्च फैसिलिटी में ले जाया गया, तब वहीं पर बाकियों को रिजेक्ट करके सिर्फ 4 मेल्स और 2 फीमेल चिम्स को ही फाइनल लॉन्च के लिए सिलेक्ट किया गया, और उनमें से भी फाइनली एक ही दिल एयर जज्बे वाला चिम्प को स्पेस में भेजा गया, एंड यस, ही वाज हैम। पर क्या हैम जिंदा वापस लौट आ पाया? वेल, हैम को जिस दिन लॉन्च किया जाने वाला था, उस दिन तक नासा के इंजीनियर्स हर मुमकिन फॉल्ट लाइन को 3 से 4 बार चेक कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। कुछ वही हुआ उस दिन 31 जनवरी को। जमीन से उठते ही ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हैम का मर्क्यूरी रेडस्टोन कॉम्बिनेशन स्पेसक्राफ्ट ओवर एक्सेलरेट कर गया, और हर वो कंडीशन जिसके लिए हैम को ट्रेन किया गया था वो एक्सीड होता चला गया। लाइक स्पीड 4400 माइल्स पर आवर की जगह पर 5857 माइल्स पर आवर हो गया। एपोजी यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ 185.07 किलोमीटर्स की जगह पर 252.67 किलोमीटर्स हो गया। टोटल वेटलेसनेस फील होने का समय 4.9 मिनट्स की जगह पर 6.6 मिनट्स हो गया, और जी फोर्स की ट्रेनिंग सिर्फ 11 जी तक मिली थी, लेकिन 14.7 जी तक पहुंच गया। यानी अब आगे क्या हुआ होगा ये तो आप सोच ही सकते हो।
नहीं नहीं, आंसू टपकाने की जरूरत नहीं है, हमने भी आंसू नहीं टपकाए। उसने तो उल्टा सभी परेशानियों से दूर अपना टास्क बखूबी परफॉर्म किया विद एन एवरेज रिएक्शन टाइम ऑफ 0.82 सेकेंड्स एज कंपेयर टू बिफोर लॉन्च टाइम 0.8 सेकेंड्स। मतलब सिर्फ 0.02 सेकेंड्स का ही डिले। इनफैक्ट वो तो इतना मस्त मौला था कि कैप्सूल लैंड करने के बाद जहां ज्यादातर जानवर डरे सहमे नजर आते हैं, हम तो चाव से रिवॉर्ड के तौर पर मिला एप्पल खाता हुआ नजर आया। Yes, Ham was not killed in any accident. The mission was successful. But friends, क्या उसके जैसे और भी जानवर हैं जो यूं सक्सेसफुली लौट आ पाए? Well, जैसे कि मैंने पहले कहा, साल 1940 से लेकर 1950 तक सोवियत यूनियन और यूएस स्पेस प्रोग्राम्स ने अपने फायदे के लिए न्यूमरस एनिमल्स को स्पेस में भेजा, जैसे कि मंकीज, माइस, डॉग्स, स्पाइडर्स। इन सभी एनिमल्स को सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स के लिए चूज किया गया था। मतलब स्पेसक्राफ्ट आउटर स्पेस में तो जाएगा, पर अर्थ के अराउंड बिना कोई ऑर्बिट किए अर्थ पर आकर गिरेगा। मिसाल के तौर पर साल 1950s में यूएस और सोवियत यूनियन ने टोटल 12 डॉग्स को अलग अलग सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स में लॉन्च किया, जिसमें से एक की पैसेंजर थी लाइका, अ फीमेल डॉग। 3 नवंबर 1957 में लॉन्च किए गए सोवियत स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 में अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट कंप्लीट करने वाली ये पहली स्ट्रे डॉग बनी, जिसके लिए उसे स्पेस में आने वाली सभी मुसीबतों की ट्रेनिंग दी गई थी। स्पेस कैप्सूल में ज्यादा दिन गुजारने के लिए उसे एक छोटे से केज में कई हफ्तों तक कैद करके रखा था। उसके बाद उसे ग्रेविटेशनल चेंजेस से वाकिफ कराने के लिए उसे सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता था, और साथ ही उसे खाना भी जेलीड फॉर्म में दिया जाता था ताकि वेटलेसनेस में उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। इतनी सब ट्रेनिंग और रिक्वायर्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बावजूद भी स्पेस वापसी में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फेल होने के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि लाइका अर्थ के अराउंड 4 ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद चल बसी, और आखिरकार 14 फरवरी 1958 में आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 2570 ऑर्बिट्स, स्पुतनिक 2 और लाइका के रिमेन्स अर्थ पर वापसी के दौरान एटमॉस्फेयर में डिसइंटीग्रेट हो गए। पर लाइका की मौत पर बात रुकी नहीं। एनिमल्स को स्पेस में भेजने का ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया, और फिर एक बार 18 अक्टूबर 1963 में फेलिसेट, अ फीलिक्स कैट, को स्पेस ट्रैवल के लिए चुना गया। बट द क्वेश्चन इज, इस मिशन के 2 साल पहले यानी कि 12 अप्रैल 1961 में ऑलरेडी यूरी गैगरिन ने स्पेस में अपने कदम रख लिए थे। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी का ज्ञान और प्रॉपर प्रिकॉशंस पता चलने के बावजूद भी ह्यूमंस स्पेस मिशन के लिए अभी भी एनिमल्स को चूज करते आ रहे थे? जब किसी को स्पेस के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था, एनिमल्स को सर्वाइवेबिलिटी टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता था ताकि इंसान को वहां के कंडीशंस क्या है इसके बारे में पता लग सके। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, इंसान भी स्पेस एक्सप्लोर करने के काबिल बन गए, और उसके बाद एनिमल्स को स्पेस रेडिएशंस और माइक्रोग्रेविटी को टेस्ट करने के लिए भेजना शुरू कर दिया गया। चलो, ये भी एक समय था, लेकिन एक ऐसा साल था जिस साल साइंटिस्ट ह्यूमैनिटी को ही भूल गए। द सेलिब्रिटी कैट, जो स्पेस मिशन कंप्लीट करने वाली पहली कैट बनी थी, उसके ब्रेन टेस्टिंग के लिए उसके वापसी के बाद तकरीबन 2 महीने के अंदर उसे मार दिया गया और उसके दिमाग को एक्वायर कर लिया गया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आई नो मॉडर्न साइंस बहुत तरक्की कर रहा है और इस तरक्की से टेक्नोलॉजीज बन रही है जो लाखों करोड़ों इंसानों का भला कर रही है, मगर फिर भी द क्वेश्चन रिमेन्स, इज दिस एथिकल? क्योंकि जिस किसी भी जीव की हत्या कर रहे हैं उसके पास तो एक ही लाइफ मौजूद है ना? पर देन अगर देखा जाए तो आए दिन कितने जानवर मर रहे हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और इन एनी वे इन जानवर का बलिदान तो दुनिया की भलाई के लिए है, इवन इफ इट्स अगेंस्ट देयर विल। आपको क्या लगता है, ये बहुत ही पेचीदा मामला है, बट प्रैक्टिकली या इवन फिलोसॉफिकली आपको ये सही लगता है या गलत? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सके ताकि लोगों को भी पता चले इन सारे फैक्ट्स के बारे में। और अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो अगर ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो, क्योंकि आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। और आप फ्रेंड्स, एक बार रीलेवल को चेक करना मत भूलना और उस पर साइन अप करो और बेस्ट जॉब्स हासिल करने का मौका पाओ। लिंक इज इन द description. See you in another one. Till then, as always, stay curious like a kid, keep learning and keep growing. Jai Hind.